पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे वो टाइप पढ़े थे सोतों के टाइप कितने के बताए हुए हैं, ठीक है। और उसके बारे में उसकी संप्राप्ति पढ़े थे। अब इसकी संप्राप्ति एक के बाद इसके कुछ लक्षण दे रखे हैं। बातिक सोत के लक्षण हैं, पैतिक सोत के, कफक सोत के, ठीक है। उनके बारे में बताएंगे बातिक सोत होता कैसा है। तो ये बातिक सोत के लिए लिखा है कि शून्यते यस्य गात्राणि स्वयं अंतिम रुजंती च पीड़ित अन्य उन्नतम अंत्यासु बात सोतम तमादिसे यत च अपि अरुण वर्णाव सोतो नक्तम प्रणश्यति स्नेहो उष्ण मर्दनाभ्याम च प्रणश्य च बातिके, ठीक है। इसमें जो है मैंने आपको ध्यान समझने वाली बात क्या है, ये बातिक सोत है। बातिक सोत है तो बात के गुण होंगे, और बातिक सोत है तो इसका जो समन होगा वो बात के गुण के विपरीत गुण वाले चीजों से होगा। तो बात क्या होता है, शीत होता है, ठीक है, और रुक्ष होता है। अगर इसका समन करना होगा तो कैसे गुण होने चाहिए, स्निग्ध और उष्ण। इसलिए सेकंड लाइन में देखो यहाँ पे स्नेहो उष्ण मर्दनाभ्याम, ठीक है, चय प्रणश्यते। प्रणश्यते का मतलब क्या, समन होता है। अगर स्नेह और उष्ण से मर्दन करेंगे तो बातिक सोत का समन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके गुण जो हैं दोनों विपरीत हैं बात के गुण से, ठीक है। पहले में लिखा है कि शून्य से यस्य गात्राणी स्वयं अंतिम रुजंती च, कि गात्र मतलब शरीर के अंदर शून्यता हो जाएगी, ठीक है, शून्यता हो जाएगी और सोच युक्त हो जाएगा। तो ये कोई खास बात नहीं, गात्र के अंदर शून्यता और सोच युक्त हो जाएगा और रुजा भी होगी, ठीक है। बात में ही रुजा होती है इसलिए रुजा तो इसमें होनी ही है, ठीक है। सेकंड लाइन ये इंपॉर्टेंट है, पीड़ित अन्य उन्नतम अंत्यासु बात शोकम, ठीक है। बात को अगर पीड़ित मतलब दबाएंगे, ठीक है, दबा के फिर दोबारा से वो उन्नत हो जाएगा, अपनी अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने इसको, इस सोत है इसको आपने प्रेस किया, पहले तो ये प्रेस हो जाएगा ऐसे, ठीक है, परंतु कुछ देर बाद दोबारा अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम जो अभी सर्जरी के कंसेप्ट में जो बोलते हैं, सर्जरी का मतलब जनरल मेडिसिन के कंसेप्ट में बोलते हैं कि इसको पिटिंग एडिमा है, ठीक है, दबाया छोड़ा, ठीक है, वापस अपनी अवस्था में आ गया, तो पिटिंग एडिमा की जो कंडीशन है वो आपको बातिक सोच में मिलेगी, ठीक है। पीड़ित उन्नतम अंत्यासु बात सोतम, तुरंत ही दोबारा वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। तो पहली बात ये याद रखनी है, दूसरी जो ये वाली बात भी याद रखनी है। वर्ण जो है इसके वो नॉर्मल वर्ण जो बात के होते वही होंगे, अरुण वर्ण है बात का ही होता है हमेशा, ठीक है। और नेक्स्ट देखो नक्तम प्रणयस्यति, नक्त मतलब रात्रि में समन हो जाता है इसका, ठीक है। नक्तम प्रणयस्यति, समन क्यों हो जाता है रात्रि में, क्योंकि बात के जो गुण हैं उसको आप देखोगे तो रुक्षता वाला है, ठीक है। और रुक्षता वाला है तो ऐसा माना जाता है कि बात के जो गुण हैं वो रात्रि के समय थोड़े कम हो जाते हैं। और रात्रि में भी किस रात्रि में कम हो जाते हैं, क्योंकि रात्रि में क्या हो जाता है, दूसरे दोष जो हैं कफ और पित्त बढ़ जाते हैं, क्योंकि बात जो बढ़ेगा वो कब बढ़ेगा, रात्रि में भी कौन से प्रहर में बढ़ेगा, फर्स्ट प्रहर में। तो शाम का प्रहर है, शाम के समय तब आपको बात बड़ा मिलेगा, और रात्रि का लास्ट प्रहर होगा उसमें आपको बात बड़ा मिलेगा, ठीक है। बाकी शुरू में तो कफ और पित्त बड़े हुए मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए नक्तम प्रणयसी, रात्रि में सोत जो है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब देखो उल्टा अगर कहें कि रात्रि में अगर सोत नष्ट हो जाता है तो दिन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखो अध्याय नंबर 12 में बातिक शोथ के लक्षण मतलब चिकित्सा स्थान जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, जो बातिक शोथ के लिए चलम चलस तनुत्वकम, उसकी त्वचा कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है। वर्ण तो परसरण वर्ण हो गया, प्रसाम्यति प्रउन्नमति प्रपीड़ितो, ये वही बात हो गई, दबाने पर तुरंत वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा। दिवावली इंपॉर्टेंट है,
दिन में बलवान होगा, वातिक शोथ दिवावली होगा। ठीक है, ये याद रखना आपको। ये जो करेक्टर बताया है वो चिकित्सा स्थान में जब शोथ पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो पैतिक शोथ के लक्षण। पैतिक शोथ में पासा ज्वर आर्तस्य दुयते विदहते स्वदति क्लिदते गंधी च पैतम स्वप्तु से स्मृत। तो नॉर्मल चीजें हैं, सब पित्त की वजह से ही होते हैं। कलर भी पित्त के जैसे ही आएगा। पीत नेत्रम वक्रम त्वकम पूर्व मध्यात प्रसुस्यते, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्व मध्यात प्रसूयते, ठीक है, इसको याद रखने कि पूर्व मध्यात, पूर्व मतलब स्टार्ट होता है, पूर्व मतलब पहले क्या होता है, मध्य से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शरीर का जो मध्य वाला भाग है वो किसका है, वो पित्त का है। ठीक है, इसलिए बोला है पूर्व मध्यात प्रसूयते प्रसूयते तनुत्वकम। तनुत्वक जो लक्षण है बात का भी था, ठीक है, अब तनुत्वक इसमें भी आ गया। अतिसारी च पित्त सुते च उच्चते, और अतिसार भी मिलेगा पेशेंट को, पित्तज वाले को। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल चीजें हैं, पित्त के गुणों के अनुसार ही बताई हुई हैं। श्लेष्मिक शोथ के लक्षण। श्लेष्मिक शोथ के लिए शीतम सक्त गति गति त्रियकस्तु कंडुमान पांडुरेव च पीड़ितो ना उन्नपति। ठीक है, ये जो है वो बात के बिल्कुल विपरीत हो गया। पीड़न करेंगे तो ना उन्नतम, उन्नत नहीं होगा दोबारा, यानी कि एक बार दबा दिया तो वो दबा रह जाएगा। इसका मतलब ये नॉन पिटिंग इडीमा की श्रेणी में रख सकते हैं इसको। सबतु से कफात्मका। ठीक है, आगे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि शस्त्र कुश क्षीण शोणितम ना प्रवर्तते। अगर इसमें कोई चिकित्सा करेंगे शस्त्र की या छेदन करेंगे इसका, तो रक्त की प्रवृत्ति नहीं होगी, बाकी दो में रक्त की प्रवृत्ति होगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है कोई भी शस्त्र कर्म करेंगे तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है, शोणितम ना प्रवर्तते। तो क्रक्षेण पिक्षा स्रवती, और अगर जो निकलेगा, जो श्राव निकलेगा वो कैसे होगा, क्रक्षता से निकलेगा, और पिक्षा श्रावती, पिक्षा वाला होगा, पिक्षित श्राव होगा। ठीक है, ऐसा श्राव होगा वो कफ का होगा, ऐसा मानना चाहिए। अब देखो, ये देखो, जैसे हम उसमें पढ़ रहे थे दिवावली, बात में यहाँ लिखा है रात्रिवली, क्योंकि कफ ज्यादा प्रधान है रात्रि के समय, तो रात्रिवली किस में आएगा, कफ वाले में आएगा। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल चीज। इसके अलावा जो शोथ के जो हमने द्वंद्व प्रकार बताए थे, सन्निपात प्रकार बताए थे, वो भी आपस में जो उसके निदान हैं, उसके जो लक्षण है वो आपस में मिले हुए मिलेंगे। इसलिए इन्होंने बोला है कि निदान आकृति संसर्गाज सप्तु स्यात् द्वदोषजा सर्व आकृति सन्निपातो सोतो व्यामी हेतुजा। ठीक है, तो ये कोई खास बात नहीं है, मिली हुई लक्षण जो होंगे वो द्वंद्वज के और त्रिदोषज के होंगे। अब स्थान के अनुसार शोथ की साध्य असाध्यता, कौन सा शोथ आपका साध्य होगा, कौन सा आपका असाध्य होगा। ठीक है, देखो इसका यस्तु पाद अभिनिवृतम शोथम सर्वांगो भवेत् जंतो से च सुकष्टम स्यात् प्रसतम स्त्री मुखाश्च यच्चपि गुहाप्रवम स्त्रिया वा पुरुषस्य वा स च कष्टतमो ज्ञेयो यस्य स्याद उपद्रवा। ठीक है, ये बोल रहा है कि यस्तु पाद अभिनिवृतम सोथम, अगर सोथ आपका पैरों से स्टार्ट हुआ है और सर्वे शरीर में गया, सर्वांग को भवेद, पैरों से स्टार्ट होके पूरे शरीर में गया है। ठीक है, जंतव च सुकष्टम, वह कष्टदायी होगा। ठीक है, स्यात् प्रसतम स्त्री मुखा से, तो स्त्री का अगर जो शोथ होगा वो मुख से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये पुरुष की बात कर रहा है। तो पुरुष में तो शोथ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पैरों से स्टार्ट हुआ और पूरे शरीर में फैला है। और स्त्री में जो शोथ है अगर मुख से स्टार्ट हुआ है और पूरे शरीर में फैला है, तो दोनों ही ये शोथ कष्टदायक होंगे। ठीक है, समझ गए बात। स्त्री में मुख से स्टार्ट हुआ और पुरुष में पैरों से स्टार्ट हुआ, शोथ कष्टदायक होगा। ठीक है, आगे वाली लाइन देखो, यतचे अपि गुहा प्रभम स्त्रिया व पुरुषस्य वा,
और स्त्री और पुरुष दोनों में अगर शोथ गुहा प्रबम मतलब जेनाइटल ऑर्गन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, वो भी कष्टतम ही होगा। ठीक है, और वो स उपद्रव करने वाले हो। तो तीन चीजें इसमें हमने बता दी। अगर शोथ पुरुष के अंदर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पैरों से स्टार्ट हुआ और पूरे शरीर में गया है, ठीक है, तो भी कष्टदायक है। स्त्री के अंदर मुख से स्टार्ट हुआ पूरे शरीर में गया तो भी कष्टदायक है। और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर गुहा मतलब जेनाइटल ऑर्गन से स्टार्ट हुआ है और पूरे शरीर में गया है तो भी वो कष्टदायक होगा और उपद्रव करने वाला होगा। ठीक है, यही सेम लाइन जो है दूसरे आचार्यों ने भी बोली है। ठीक है, जैसे आप देखोगे, देखो अष्टांग संग्रह वाली लाइन देखो। ठीक है, अष्टांग संग्रह में क्या बोल रहा है कि पाद अभ्याम प्रसतो नरा, और नारी सोथो मुखान वहंती, और गुक्षी गुहाम उभयादपि। ठीक है, बात वही है कि पाद से स्टार्ट होगा नर का, नारी का होगा मुख से, और कुक्षी से और गुहा से स्टार्ट होगा उभय दोनों का। तो क्या होगा, अनेकों उपद्रव युक्तम, अनेक उपद्रव करने वाला होगा। ठीक है, तो बात वही है, अलग शब्दों में बोल दी। और वो उपद्रव कौन से, तंद्राधा रुचि, छर्दी मूर्छा आदमान अतिसारवान, ये सब उपद्रव उसमें हो सकते हैं। ये अष्टांग संग्रह में बात कही है। ठीक है, इन्होंने क्या वर्ड दे दिया, हंती, हंती मतलब मारने वाला होगा। ठीक है, जो भी चरक में जो बताया था वो क्या वाला है, सुकस्टम बोला। ठीक है, बाकी दूसरे आचार्यों ने भी यही बोला है। देखो, पाद प्रवर्तम शब्दु निर्णाम या प्राप्यम मुखम से स्त्रीनाम वक्रदो याति बस्ती से ना सिद्ध्यति। ठीक है, तो आगे दूसरे आचार्यों ने भी सेम बातें बोली हैं। चार पाणी की देख लो, चाहे आप अष्टांग संग्रह की देख लो, या अदर किसी दूसरे आचार्य की देखेंगे तो आपको मिलेगी वही बात। ठीक है, अब आपके शोथ के उपद्रव। ठीक है, ये शोथ के उपद्रव का जो कोटेशन है वो आपको अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ठीक है, तो छर्दी श्वासो अरुचि तृष्णा ज्वरो अतिसार एव च सप्तकोयम स दुर्बल्यम सोतो उपद्रव संग्रह। ठीक है, ये कोटेशन आपको याद होनी चाहिए। तो ये शोथ के उपद्रव है। ये शोथ के उपद्रव कौन से होता है, 7 उपद्रव बताएं, सप्तकोयम दुर्बल्यम, 7 उपद्रव होते हैं। ठीक है, और ये 7 उपद्रव कौन कौन से होते हैं, छर्दी है, श्वास रोग है, अरुचि है, तृष्णा है, ज्वर है, अतिसार है और दुर्बलता है। ये 7 उपद्रव आचार्य चरक ने शोथ के बताए हुए हैं, परंतु आचार्य सुश्रुत ने शोथ के उपद्रव 7 ना बता के 9 बताए हुए हैं, ये ध्यान रखना है। वो 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं, तो एक्स्ट्रा वाले देखो नीचे श्लोक दे रखा है सुश्रुत चिकित्सा का। ठीक है, इसमें आप देखोगे मिलाओगे तो एक हिक्का जो है वो आपका एक्स्ट्रा आया हुआ है, इस पे आप निशान लगाएंगे, और एक कास जो है वो भी आपका एक्स्ट्रा आया हुआ है। बाकी आपके सेम जो है वही है। ठीक है, इन 2 चीज़ों को आप निशान लगा लें। अब देखिए एक देशीय शोध, अभी तक हम नॉर्मल शोध की बात कर रहे थे, अब ये बोल रहा है कि एक देशीय शोध होते हैं, मतलब कोई लोकल साइट में जो स्वेलिंग होती है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक देशीय शोध जो इनकी टोटल जो संख्या हमारे को बताई है वो इन्होंने 21 बताई हुई है, और उनका वर्णन हम आगे अभी करेंगे। ठीक है, और उस एक देशीय शोध में सबसे पहला जो शोध है वो है उपजीविका। ठीक है, जैसा ही नाम से मालूम चल रहा है आपको, जीवा में तो होगा उपजीविका। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, यस्य श्लेष्मा प्रकूपितो जीवा मूले अपतिष्ठते आसु जन्नेन सोतम जायते अश्व उपजीविका। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, उपजीविका यस्य श्लेष्मा प्रकूपितो, श्लेष्मा के प्रकूपित होने की वजह से हुआ है, तो 2 से याद रखना है आपको। ठीक है, इसका पोजीशन कहाँ है, जीवा मूले अपतिष्ठते, जीवा के मूल में है। ठीक है, और आसु संजनन फास्ट ग्रो करने वाला। ठीक है,
आंसू मतलब शीघ्रकारी, शीघ्रकारी ग्रोथ करने वाला होगा। तो उपजीविका में अब तीन या चीज याद रखनी है। उपजीविका श्लेष्मा के कारण हुआ है, जीवा के मूल में अपतिष्ठित है, और आंसूकारी है। ठीक है, ये एक बात हो गई। परंतु उपजीविका रोग आप जब देखोगे सुश्रुत में, तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने अंतर किया हुआ है। ठीक है, क्या अंतर किया है अब बताते हैं आपको। देखो, जीवा उग्र रूपम शब्द। ठीक है, जैसे हमने बताया था जीवा के मूल में था, आचार्य चरक ने बताया, परंतु सुश्रुत बोलते हैं कि जीवा अग्र रूपम। ठीक है, जीवा के अग्रभाग में होगा। ठीक है, और कफात की वजह से कफ सही है, परंतु इसमें बोला है कि रक्त मिश्रित, रक्त भी मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये अंतर इन्होंने इसको अधिजीविका को इन्होंने बोला है। तो अधिजीविका यहाँ पे इन्होंने बोला है, और अजय चरक ने उपजीविका बोला है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, परंतु लक्षण इसके लगभग लगभग सेम बताए हुए हैं। जीवा अग्ररूपम शब्दु कफात, जीवा परिदिष्टात रक्त मिश्रितात, गेयो अधिजीविका खलु एवं विवर्जित अपगता एनम। ठीक है, नेक्स्ट बोल दे गलसुंडी। ठीक है, सेकंड वाला है गलसुंडी। देखो ये भी लिखा हुआ है यस्य श्लेष्मा प्रकुपितम, ये भी कफ की वजह से हुआ है। यस्य श्लेष्मा प्रकुपितम काकले व्यवतिष्ठिते, ये इंपॉर्टेंट है। काकले वाले वर्ड आपको इसमें याद रखना आपको। ठीक है, काकल मतलब तालू वाला प्रदेश जो है उसमें अवस्थित होगा ये। ठीक है, तो काकले से ही पकड़ना है आपको। अगर ये लाइन आती है तो काकले व्यवस्थित है, ये गलसुंडी के लिए। ठीक है, और ये भी आसु संजनन सोफम, ये भी आसुकारी है। ठीक है, सुश्रुत निदान में क्या बोला है गलसुंडी के लिए? ये गलसुंडी ना बोल के इनको क्या बोला है, कंठ सुंडी बोला है। तो श्लेष्मा अस्रगम कफ और रक्त की वजह से होता है, तालु के मूल में होता है। ठीक है, चाहे काकले बोलो चाहे तालु मूल बोलो, एक ही बात है। दीर्घ सोपो धमाति बस्ती प्रकाशम, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है। इसका जो शोक होगा वो कैसा होगा, दीर्घ होगा, प्रवद्धो दीर्घम, और धमास्ती बस्ती प्रकाशम। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। गलगंडम, गलगंड के लिए बोला है इन्होंने कि यस्य श्लेष्मा प्रकुपित, तो ये भी श्लेष्मा की वजह से हुआ है। ठीक है, और गले वाहे अपतिष्ठित, गलगंड क्या होता है, थायराइड जैसे जो स्वेलिंग है उसको बोलेंगे। ठीक है, और पहले ही जो पिछली बार हमने बोली गल सुंडी, गल सुंडी मतलब अंदर थी जो दिखाई नहीं दे रही, परंतु गलगंड तो हमें दिखाई देता है, इसलिए बोला है गले वाहे अपतिष्ठित। तो गले वाहे अपतिष्ठित आए तो गलगंड के लिए, क्योंकि गलगंड तो हमें दिखता है हमेशा। श्लेष्मा प्रकुपितो गले वाहे अपतिष्ठित सने संजने। ठीक है, इसकी जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, सने सने मतलब धीरे धीरे ग्रो करने वाली होगी। अभी तक जो तीन पढ़ी थी हमने वो कैसी पढ़ी थी, आशुकारी पढ़ी थी, तुरंत ग्रोथ करने वाली। तो गलगंड आपने देखा होगा धीरे धीरे ही बढ़ता है, इसलिए सने संजनन सोफम गल गंडो से जायते। ठीक है, तो श्लेष्मा की वजह से है, गले के बाह्य प्रदेश में है, और धीरे धीरे ग्रो करने वाला है। ठीक है, जो गलगंड होगा। और सुश्रुत ने देखो क्या बोला हुआ है इसको, बात और कफ की वजह से होने वाला है। ठीक है, एक बात आपको इसमें याद रखनी है, मुस्क अवलंब्यते, गले में मुस्क लटका हुआ है ऐसा आपको महसूस होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब आ गया गल ग्रह। ठीक है, गल ग्रह के लिए बोला है कि यस्य श्लेष्मा प्रकुपितम तिष्ठते अंतर्गले स्त्रम, श्लेष्मा की वजह से है, और अंतःगल में अंदर की तरफ गले में। ठीक है, और आंसू संजनेत सोफम, तो ये भी आंसूकारी है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने पढ़े सब आंसूकारी पढ़े, केवल एक को छोड़ के गलगंड को छोड़ के। गलगंड जो है वो शनय शनय बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, बाकी सब आंसूकारी हैं। ठीक है, विसर्प, विसर्प में क्या, यस्य पित्त प्रकुपितम, अभी तक जो पढ़े सब कफ की पढ़ी थी, अब पित्त की पढ़े थे को पहले। यस्य पित्त प्रकोपितम
और सैरक्तम त्वचि सरपति, ये पित्त जो है रक्त के साथ मिलके सर्पण करता है। ठीक है, अब इस पित्त और रक्त है तो कलर क्या होगा, सोतम सैरागम। ठीक है, रागता प्राप्त कर लेगा, रेड कलर का हो जाएगा। और जनियत विसर्पत से जायते, ठीक है, और विसर्प के समान ये फैल जाएगा। ठीक है, तो विसर्प वाला पित्त की वजह से, बाकी अभी तक जो पढ़े थे वो सब कफ की पढ़े थे। पीड़िका, यस्य पित्तम प्रकोपितम तत्च रक्तम अवतिष्ठते, पित्त प्रकोपित होगा त्वचा के अंदर और रक्त के साथ मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा फिर, सोफम सैरागम और जनियत पीड़िका तस्य जायते। ठीक है, और पीड़िका की उत्पत्ति हो जाएगी। ये पीड़िका के संदर्भ में बोला हुआ है। तिलक, पीपलू, न्यंग, नीलिका, व्यंग, ये सब चीजें क्या होंगी, पित्त की वजह से होंगी। प्रकोपितम पित्तम और शोणित को प्राप्त करके ये सब चीजें तिल, पीपलू, व्यंग, नीलिका तस्य जायते। ठीक है, ये सब चीजें पित्त की वजह से हो रही हैं, पित्त और रक्त की वजह से। और इनका जो वर्णन आचार्य सुश्रुत में देखेंगे तो, सुश्रुत संहिता में देखेंगे तो आचार्य सुश्रुत ने कहाँ किया है, क्षुद्र रोग अधिकार में किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले का वर्णन किया है कि कृष्णानी तिल मात्राणी, काले कलर का है, तिल तिल मात्रा का होता है, और निरुजानी यानी कि वेदना नहीं होती। ठीक है, निरुज होता है। तो ये क्या है, ये आपके तिल का लक्षण है। तिल कालकानी, तिल और कालक ऐसे छोटे से होते हैं ना, काले कलर के होते हैं, तिल मात्र होते हैं, बिना कोई वेदना के होते हैं। तो ये सब ऐसे इनका लक्षण बताया हुआ है। ठीक है, शंख, शंखक रोग भी बताया हुआ है। शंखक रोग ले यस्य पित्तम प्रकुपितम। ठीक है, यहाँ शोथ में वर्णन है शंखक रोग का, एक दिवसीय शोथ में, परंतु चरक में आप देखोगे तो शिरो रोग में शंखक रोग आया हुआ है। ठीक है, यस्य पित्त प्रकुपितम शंख्योर अवतिष्ठते, जो शंख प्रदेश है उसमें आपको ये रोग होगा। वो किसकी वजह से होगा, पित्त की वजह से होगा। पित्त प्रकुपित होकर शंख प्रदेश में चला गया, और छवतु शंखों को नाम दारुण से जाए तो ये दारुण होगा। ठीक है, बस याद रखना शंख प्रदेश में होता है। कर्ण मूलिका शोथ, ठीक है, कर्ण मूलिका शोथ आप देखोगे ज्वर पढ़ेंगे हम तो ज्वर के उपद्रव में आएगा कर्ण मूलिका शोथ। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, पित्तम प्रकुपितम कर्ण मूले अवतिष्ठते, पित्त के प्रकोपित होने की वजह से पित्त कहाँ चला जाता है, कर्ण मूल में अवशेष हो जाता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये कब उत्पन्न होगा, ज्वर के उपद्रव के रूप में या ज्वर में उत्पन्न होगा। ठीक है, तो लिखा है कि ज्वर अंत है, देखो लिखा हुआ आगे, ये ज्वर के अंत में होता है। तो दुर्जय, ठीक है, दुर्जय मतलब कठिन कार्य होता है चिकित्सा में, सो तो उपजाए तो। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं, पित्त की वजह से है, ज्वर के अंत में होता है और दुर्जय होता है। प्लीहा वृद्धि, तो बातम प्लिया अनुद्रतम, प्लिया वृद्धि आपने कभी देखी हो स्प्लिनोमेगेली, तो बहुत धीमे धीमे बढ़ती है, आसानी से एक साथ नहीं बढ़ती। ठीक है, मेलिग्नेंट कंडीशन को अगर छोड़ दिया जाए तो। बात प्लिया अनुद्रतम कुपितम यस्य तिष्ठति, तो बात क्या, प्लिया में चली गई, और सने परितुदन, सने मतलब धीरे धीरे, और परितुदन मतलब काटने जैसी वेदना होती है। तो सने सने बढ़ती है और उसमें नीचे काटने जैसी वेदना होती है। ठीक है, तो ये प्लिया वृद्धि का लक्षण है। ठीक है, बात की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों में हमेशा वेदना होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो परितुदन वर्ड आ गया इसमें प्लिया वृद्धि के लिए, तो इसमें मतलब वेदना है और बात का इन्वॉल्वमेंट। गुल्म, यस्य वायु प्रकोपितो गुल्म स्थाने अवतिष्ठते, बात क्या करेगी, गुल्म के स्थान में चले जाएगी। ठीक है, और गुल्म के स्थान हम चिकित्सा स्थान में ऑलरेडी पढ़े होंगे। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, नहीं तो नीचे आ जाएगा अभी, गुल्म के स्थान जो बताएं वो नीचे कौन कौन से बता दें। वायु प्रकोपित तो गुल्म स्थान अवशेष से सोफम सैसूलम, सोफ होगा और सूल युक्त होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बात का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, और गुल्म से उपजाए थे। अब ये गुल्म के स्थान कौन से वो देख लीजिए आप। ठीक है, नीचे लिखा है तस्य पंचविदम स्थानम पार्श्व हृदय नाभि और बस्ती। ठीक है, पार्श्व दो हो गए, बाएं पार्श्व दाएं पार्श्व
एक हृदय हो गया, ठीक है, 3 नाभि हो गया, 4 और बस्ती हो गई। ये 5 पंचविधम स्थान बताएं किस चीज के, गुल्म के स्थान बताएं। तो ये पांचों स्थानों को भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देख लो, सुश्रुत का श्लोक है, हृदय बस्तियों अंतरे, हृदय और बस्ती के मध्य में ग्रंथि, ग्रंथि उत्पन्न होकर संचारी व आचलम, संचारी मतलब मूवमेंट करने वाली होगी, या मूवमेंट नहीं करने वाली होगी, अचल भी होगी। चय उपचयवान, ठीक है, वृद्धि करने वाली भी होगी, नहीं वृद्धि करने वाली भी हो सकती है। और व्रत होगी, व्रत मतलब गोल होगी, उसे गुल्म बोलते हैं, ठीक है। ये आचार्य सुश्रुत ने बोला। अब वृद्धि रोग, वृद्धि रोग मतलब जैसे हर्निया वगैरह जैसी, उनको बोलते हैं वृद्धि रोग। यस्य वायु प्रकोपितम, बात प्रकोपित होकर सोप सूल करण से, सोप सूल उत्पन्न करेगी। और कौन से प्रदेश में होता है ये वृद्धि मतलब हर्निया वगैरह, तो वंक्षण और वृषण प्रदेश में होता है। जैसे मूत्र वृद्धि है, आंत वृद्धि है, तो वंक्षण और वृषण प्रदेश में होता है, इसलिए वंक्षणो वृषणो यति वृद्धि से उपजायते, ठीक है। उदर रोग, उदर रोग में बात प्रकोपितम, बात प्रकोपित होती है। मांस आश्रितम, मांसांतरम आश्रितम, त्वक मांसांतर आश्रितम, ठीक है। जो बात है वो कहाँ जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, त्वचा और मांस के बीच में जाती है, ठीक है। त्वचा और मांस के बीच में बात चली जाती है और क्या करती है, सोथम संयोजितम कुक्षी उदरम तस्य उपजायतम, ठीक है। ये त्वचा और मांस के बीच में बात जाके वहां सोत उत्पन्न करती है। आनहा, यस्य बातम प्रकुपितम, बात प्रकुपित होकर कुक्षी में आश्रित हो जाती है। कुक्षिराश्रितम तिष्ठति नावे अधो बजती नाचे अपनी ऊर्ध्व अनहा से जायते, ठीक है। ये कुक्षी में बात चली जाती है और कुक्षी में बात जाकर ये जो वायु है वहीं अटक जाती है, ना तो ऊपर जाती है और ना नीचे की तरफ गमन करती है, ठीक है। उस कंडीशन को आप अनहा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, अनहा बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अनहा में बात का ना तो अनुलोमन होता है, ठीक है, ना वायु बात का उद्गार होता है, और दोनों ही कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन को अपन आना की कंडीशन बोलेंगे। उत्सेद, तो रोगस्य उत्सेद सामान्यात, सामान्यत अधिमांसम अर्बुदादय। तो उत्सेद किस में होता है, सोत में होता है। जैसे हमने बताया कि उत्सेद भेद से सभी सोत जो वो है एक ही है, ठीक है। तो रोगस्य उत्सेद सामान्य, सामान्य उत्सेद की वजह से अधिमांस अर्बुदादय, तो अधिमांस अर्बुद होगा, उसमें भी उत्सेद होगा। विशिष्टा नाम रूपाभ्याम निर्देश्यम सोत संग्रह, ठीक है। अधिमांस अर्बुद आदि रोग नामक और स्वरूप में भिन्न होने पर भी उससे सामान्य से सोच संग्रह में कहने योग्य है, क्योंकि चाहे अर्बुद हो चाहे कोई भी दूसरा मांस हो, अल्टीमेट उसमें उत्सेद तो हो रहा है। तो उत्सेद होने की वजह से, ठीक है, वो उसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं, सोच की कैटेगरी में रख सकते हैं, इसलिए इसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। रोहिणी, रोहिणी देखो, रोहिणी में बात पित्त कफ, अब तक जो पढ़े थे हमने सिंगल सिंगल दोषों के हिसाब से सोच पढ़े थे, अब त्रिदोष हो जाएगा कि बात पित्त कफ तीनों दोष हैं रोहिणी में। यस्य युगपत कुपिता त्रय जीवा मूले अवतिष्ठन्ते, तो जीवा मूले अवतिष्ठन्ते हमने फर्स्ट बार में ही पढ़ा था, ठीक है, और यहाँ भी पढ़ रहे। जीवा मूले अवतिष्ठन्ते किसके लिए, रोहिणी के लिए भी आया है। विदहंतम समुचिता जनयति विषम शोतम वेदना से पृथक विदा, और इसमें वेदना भी होगी अलग अलग प्रकार की। तत्स्य शीघ्रकारी रोगणम, और शीघ्रकारी होगा। त्रिरात्रम परम तस्यम जंतुर्भवती जीवतम, और त्रिरात्र परम, त्रिरात्रि के बाद ये मृत्यु तक कर देता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए, ठीक है। कुशलेन तनुक्रांतम क्षिप्रम संपदते सुखी, अगर किसी कुशल चिकित्सक से अगर चिकित्सा की जाए तो ये ठीक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। रोहिणी दोष इन्वॉल्वमेंट, तीनों दोष होते हैं, जीवा के मूल में अवतिष्ठित है, ठीक है। पृथक पृथक दोषों के अनुसार उसकी वेदना भी होती है, शीघ्रकारी होता है, और 3 रात्रि के अंदर ये मृत्यु तक कर देता है, ठीक है। क्योंकि रोहिणी में 3 ही अक्षर हैं, इसलिए त्रिरात्रि में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये अरिष्ट लक्षण मान सकते हैं इसको, त्रिरात्रि। तो जब हम अरिष्ट लक्षण पढ़ेंगे इंद्रिय स्थान, तब वहां भी यही सेम लक्षण आएगा कि 3 रात्रि में मारने वाला रोहिणी होगा।
ठीक है, अब देखो साध्य असाध्यता तथा विकार नामक समस्या। ठीक है, इसके बाद जो हमने जो शोध है उसके तो साध्य असाध्यता के बारे में देख लिया। ठीक है, अब सामान्य नियम भी कुछ इसमें बताए हुए हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, ये नीचे वाला श्लोक देखो, असाध्यम च अपरम संथि व्याधो याप्य संहिता। अन्य ऐसी असाध्य व्याधि हैं जिन्हें याप्य कहा जाता है। तो याप्य वर्ड जो आता है वो उन व्याधियों के लिए आता है कि जिनकी हम चिकित्सा कर रहे हैं, और चिकित्सा करते जब तक चिकित्सा कर रहे हैं तब तक तो वो ठीक है, जैसे ही उसकी चिकित्सा बंद कर देंगे तो वो आदमी क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रोग क्या है, चिकित्सा पे ही डिपेंड रहते हैं हमेशा, उनकी चिकित्सा करते रहो और जब तक वो चलते रहेंगे, जैसे ही उसका आपने चिकित्सा बंद कर दी वैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यह है सुख साध्यम अपि कृतम येसु कर्म यात्रा कर्म भवेत, ये लाइन आपको याद रखना है, कर्म यात्रा कर्म भवेत। ठीक है, इसके संदर्भ में क्या लिखा हुआ है, जिनमें अच्छी प्रकार की चिकित्सा लाभकर होती है जिससे मनुष्य अपना कार्य कर सकता है, और दूसरे ऐसे असाध्य रोग हैं जिनमें मूर्ख वैद्य द्वारा चिकित्सा करने पर भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। विद्वान वैद्य इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा ना करें। तो यहाँ पे रोग एक्चुअल में होते क्या है कि वैसे रोग जिनमें पेशेंट की चिकित्सा हमेशा करनी पड़ती है, चिकित्सा ना करोगे तो पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो यात्रा कर मतलब यात्रा कर हमेशा यात्रा के अधीन होते हैं, यात्रा का मतलब हमेशा चिकित्सा करनी होती है, इसलिए इसको वर्ड दिया यात्रा कर्म भवेत। तो यात्रा कर्म भवेत अगर आए तो किसके लिए आया है, ये आपके याप पे रोगों के संदर्भ में आया। ठीक है, बाकी आप पहले पढ़ चुके हैं, दुविधम स्मृता व्याधो, साध्य असाध्य दो प्रकार की व्याधि हो गई। ठीक है, और फिर इनको अभी डिवाइडेशन है मृदु और दारुण। ठीक है, तो इस प्रकार इसके चतुर्वेद हो गए, 4 प्रकार की व्याधियां हमने पढ़ ली। ठीक है, एक ये भी ध्यान रखना, आगे आ ही जाएगा, ये आ गया देखो, व्याधि के साध्य व्याधि असाध्य व्याधि, ये व्याधि के साध्य असाध्य के अनुसार भेद होता है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। साध्य असाध्य, साध्य को फिर आगे में 2 भागों में डिवाइड किया, मृदु दारुण। ठीक है, और ये भी मृदु दारुण बताया। ठीक है, मृदु सुख साध्य है साध्य के अंदर, और एक रस साध्य है। ठीक है, असाध्य के अंदर याप्य और प्रत्याख्य। ठीक है, और प्रत्याख्य को इन्होंने अनुपक्रमम भी बोला हुआ है। ठीक है, कई आचार्यों ने प्रत्याख्य को अनुपक्रमम भी बोला हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आपको पूछा जाता है कभी कभी अनुपक्रमम रोग क्या है। ठीक है, तो अनुपक्रमम प्रत्याख्य एक ही है, जो असाध्य रोग है, टोटल असाध्य जो रोग होगा 100% असाध्य होगा वो क्या होगा, प्रत्याख्य अनुपक्रमम होगा, जो चिकित्सा नहीं करनी चाहिए उनकी। यहाँ पे में क्या चिकित्सा करेंगे तब तक ठीक रहेगा। ठीक है, अगर असंख्य व्याधियां, असंख्य व्याधियां एवं अपरिसंख्यम विद्यमान भवंती ही रुजा वर्ण समुत्थानम संस्थान स्थान संस्थान नाम भी। ठीक है, कि जो व्याधियां हैं वो असंख्य हैं। ठीक है, हर व्याधि का नामकरण आप करना संभव नहीं है, व्याधियां अनेक हैं। और व्याधियां अनेक क्यों हैं, क्योंकि हर किसी में रुझान अलग है, हर किसी में वर्ण अलग है, हर किसी का स्थान अलग है। ठीक है, तो इस हिसाब से व्याधियों के असंख्य भेद बताए हुए। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा व्याधियों के असंख्य भेद किस के आधार पर हैं, तो रुझा वर्ण समुत्थान स्थान संस्थान, इनके आधार पर व्याधियों के असंख्य भेद आचार्य चरक ने बताए हुए। ठीक है, अब उसी के संदर्भ में बोल रहा है कि विकार नामो आकुशलो ना जियत कदाचनम ना ही सर्व विकार नामो अस्ति ध्रुवा स्थिति। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि अगर कोई वैद्य किसी रोग का नामकरण करने में असमर्थ है, ठीक है, तो उसको कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि ना ही सर्व विकाराणाम नामो अस्ति ध्रुवा अस्ति, सभी विकारों का नामकरण करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रोग, ठीक है, रोगों की संख्या असंख्य है, किसके वजह से रुझा वर्ण समुत्थान स्थान संस्थान, इनके कारण
रोगों की संख्या असंख्य बताई है, इसलिए उनका नामकरण करना भी हमारे लिए संभव नहीं है। ठीक है, अगर उसकी चिकित्सा करनी है तो बस आपको दोषों के अनुसार और स्थान के अनुसार चिकित्सा करो। तो कुपितम दोष समुत्थान विशेषता स्थानांतर्गत से जनियत आमान बहुन। ठीक है, उसका दोष कौन सा है, उसका स्थान कौन सा है, ठीक है, इनके अनुसार जो रोगों की संख्या बहुत सारी हो जाएगी। तद विकारम प्रकृति अधिष्ठान चयंत्राणी समुत्थान विशेषाद बुद्ध कर्म से समाज रहे। उनकी जो चिकित्सा करनी चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए। प्रकृति अधिष्ठान समुत्थान, ठीक है, बुद्ध कर्म समाज रहे। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, अधिष्ठान का, दोष का, समुत्थान का, तो यहाँ लास्ट लाइन में लिखा है कि ज्ञान पूर्वम यथा न्याय कर्म सुना होती। जो वैध होगा वो मोह को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अगर उसने अच्छे से उसका स्थान देखा है, उसके दोषों का इन्वॉल्वमेंट देखा है, उसकी प्रकृति देखी है और इसके अकॉर्डिंग अगर चिकित्सा की जाएगी तो मोहित नहीं होगा। ठीक है, सही चिकित्सा कर पाएगा। दोष के ज्ञातव्य नित्या प्राण वृत्ताम देहे बात पित्त कफस्त्रिया विकृता प्रकृतिस्तवा तान भवुष्येत पंडिता। तो कोई खास बात नहीं है कि दोषों की विकृत अवस्था या साम अवस्था, दो प्रकार की अवस्था हो सकती हैं। ठीक है, तो विकृत अवस्था में रोगी क्या होगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, और सम अवस्था होगी तो रोगी प्राकृतिक होगा। ठीक है, उसमें कोई रोग नहीं होगा। तो नीचे लिखा प्राणियों में देह में विकृतावस्था अथवा समावस्था में बात पित्त कफ तीनों ही सदा रहते हैं। विद्वान वैद्यों को सदैव उन्हें जानने में सचेत रहना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि विकृत अवस्था हो चाहे समावस्था हो, दोष तो हमेशा रहेंगे, परंतु अगर विकृत अवस्था है तो रोग हो जाएगा, अगर विकृत अवस्था नहीं है, समावस्था है, तो रोग नहीं होगा। ठीक है, अब प्राकृतिक बात का कर्म। तो आप लोगों ने देखा होगा बात के गुण हमने कहाँ पढ़े थे, वो अध्याय नंबर 1 में पढ़े थे। यहाँ पर बात के कार्य पढ़ रहे हैं, जबकि आचार्य भागवत ने इनको और अच्छे से क्लासीफाई किया। उन्होंने 11, 12, 13 चैप्टर में ही एक ही चैप्टर में सभी दोषों के गुण भी बता दिए, उसमें कर्म भी बता दिए। ठीक है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा सा बिखरा हुआ पाठ दिया हुआ है। गुण बताए हैं आचार्य चरक ने अध्याय नंबर 1 में, जबकि बात के जो कर्म कार्य बताए हैं वो हम अध्याय नंबर 18 में पढ़ रहे हैं। कुछ जो बात के कर्म थे वो हमने बीच के चैप्टर जो बात कला का अध्याय था उसमें भी पढ़े थे। ठीक है, तो आप देखो बात के कर्म क्या है। उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समोमजम। ठीक है, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गतिमता वायो कर्मा विकार्यम, ये बात के कर्म है। उत्साह मतलब किसी काम को कार्य करने की उत्साह जो होती है, एक्टिवनेस है, वो बात की वजह से आती है। ठीक है, उच्छ्वास कर रहे हैं हम, निश्वास कर रहे हैं मतलब इंस्पायरेशन कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, ये भी बात की ही वजह से होता है। ठीक है, कोई भी चेष्टा हो रही है हमारी, कोई भी क्रिया हो रही है शरीर की, वो भी बात की वजह से ही होती है। धातुओं की जो गति हो रही है, ठीक है, वो भी बात की वजह से ही होती है। और समो मोक्षो गतिमता, ठीक है, बाकी जो धातुओं के साथ मल की प्रवृत्ति हो रही है वो भी बात की वजह से होती है। ये सब किसके कर्म है, ये बात के कर्म, तो ये आपको याद रखना। अब प्राकृतिक कर्म किसके, पित्त के प्राकृतिक कर्म। अब देखो दर्शनम पक्तिरुष्मा क्षुधा तृष्णा धेमार्दवम प्रवाह प्रसादो मेधा च पित्त कर्मा विकारजम। तो ये भी आपको याद रखना है। दर्शन मतलब देखना, पक्ति मतलब अग्नि, ऊष्मा, क्षुधा तृष्णा और देह की मार्दवता, प्रवाह, प्रसाद और मेधा, ये सब पित्त के कर्म है। ठीक है, और इसमें भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे श्लोक में मेधा को याद रखना। मेधा पित्त का कर्म है, ना कि कफ का कर्म। ठीक है, और एक प्रवाह, प्रवाह और मेधा पित्त के कर्म है, बात के कर्म नहीं है। क्योंकि सारंगधर का एक श्लोक पढ़ोगे आप, स्थूल बुद्धि गंभीर बुद्धि स्थूलांग। ठीक है,
ये जो है गंभीर बुद्धि होगी, स्थूलांग होगा। ठीक है, ये लक्षण जो है कफ प्रकृति के पुरुष का है। तो जब गंभीर बुद्धि को हम देखते हैं तो हमें लगता है शायद मेधा भी किसका होगा, कफ का होगा, परंतु ये पित्त का कर्म है, ना कि कफ का कर्म। अब प्राकृतिक कफ का कर्म, तो स्नेहो बंध स्त्रीत्वम गौरव रस्ताबलम क्षमा धृति आलोभस्य कफ कर्म विकार अविकार। ठीक है, स्नेहत्व स्निग्धता उत्पन्न करने वाला, चीज़ों को बांधने वाला, स्थिरता लाने वाला, गौरवता भ्रष्टता बल देने वाला। ठीक है, क्षमा धृति आलोभस्य, इन चीज़ को ध्यान रखना। क्षमा, क्षमा करने वाला, क्षमा का जो गुण है वो कफ की वजह से होता है। धृति मतलब किसी चीज़ को धारण करने की जो क्षमता होती है वो भी कफ की वजह से होती है। ठीक है, और अलोभस्य, लोभ का ना करना, ये कफ का स्वाभाविक कार्य है। ठीक है, ये प्राकृतिक कर्म है आपके दोषों की। ओके, क्षीण दोषों की संक्षेप में चिकित्सा। वाते पित्ते कफे च एवं क्षीणे लक्षणम उच्यते कर्मणम प्राकृतम निवृत्तिम अपि च विरोधनम। तो ये बोल रहा है दोष के स्वाभाविक रूप से जो कार्य बताए हैं हमने, जो अभी अपने जो कर्म पढ़े, उनका या तो न्यूनता होना, ठीक है, और या अधिकता होना। न्यूनता होना इसका मतलब उसका क्षय हो गया, और उसका अधिकता हो जाएगी तो उसकी वृद्धि हो जाएगी। यही सामान्य नियम है। जैसे इन्होंने देखा है, एग्जाम्पल में रखा है कि वायु के न्यून होने पर उत्साह का ना होना, क्योंकि बाद का कर्म क्या है, उत्साह उत्साह। ठीक है, श्वास प्रश्वास में रुकावट होना। ठीक है, ये भी बाद के क्षय का लक्षण है। ठीक है, तो जो लक्षण जो कर्म बताए हैं वो अगर उनमें कमी आ गई है तो ये हमें क्या सोचना चाहिए, ये बाद के या दोषों के क्षय का लक्षण हमें मिल रहा है। ठीक है, बाद की वृद्धि का लक्षण, बाद की वृद्धि लक्षण वही है जो दोषों के कर्म बताए हैं उनकी अधिकता हो जाना, ये बाद के वृद्धि का लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य नियम है ये। इस तरह से आपका अध्याय नंबर 18 भी समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका अध्याय आएगा वो आएगा अष्टोदरीय अध्याय।